स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के फिर बहुत सारे टाइप्स भी देखे, प्रॉब्लम्स भी देखी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को किन किन पैरामीटर्स पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा। फिर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल कि भाई वो कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं कि वापस कोई दूसरे इंडस्ट्री को प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने में जो मदद कर रहे हैं। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल लगने वाला है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या उस बिजनेस के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में तुमको बता रहा था ना, पब्लिक प्राइवेट, तो ऐसे पब्लिक प्राइवेट और भी जॉइंट सेक्टर कोऑपरेटिव क्या क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर आ गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड्स, आउटपुट के बेसिस पे कैसी हैवी के लाइट, ये डिस्कस करना है। तो ये हुए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, राइट। हम लोग उनको बोल सकते हैं कि किन किन इन कुछ पैरामीटर्स पे हमको क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे जिस इंडस्ट्री को क्लासिफाई करा उसमें सबसे पहले ऐड आया हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नाम से वही समझ में आ रहा है एग्रो बेस्ड बोला, तो दोज इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल कम डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एन एग्जाम्पल कॉटन हो गया, वुलन, जूट, सिल्क, जो टेक्सटाइल जनरल इंडस्ट्री होती है वो इसके अंदर जैसे। फिर इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद क्या हुआ, जो भी हमारे शुगर, सबसे इंपॉर्टेंट शुगर केन आता है, टी लीव्स हम लोगों ने डिस्कस करा था, एडिबल ऑयल, ये जितने सब कहाँ से आ रहे हैं, सब हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको बोला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। लेट्स मूव इट। जैसे जितने सारे इन्होंने फोटोग्राफ्स दिए, हम लोग को दूध की बात करो तो कहाँ से आ रहा है, पनीर की बात करो कहाँ से आ रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। हम लोग उसके बाद जो उनकी बात करते हैं, ऑयल्स की बात करते हैं, जितने भी एडिबल्स ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, कॉटन, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। रियल जूस पीते हैं हम लोग, उसके पास उनका जो प्रोडक्ट है कहाँ से आ रहा है भाई साहब, वो एग्रीकल्चर से उनके पास आ रहा है, तो इट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड नाम से समझ आ रहा है कि इसके अंदर मिनरल्स यूज होते होंगे उस इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब एज अ मटेरियल वहाँ पर मिनरल्स यूज होते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट बहुत पॉपुलर चीज, सीमेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में हमको चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ठीक है, जितने भी ये वाली चीजें होती है हमारे पास कहाँ से आती है, हमारे पास मिनरल्स आती है, मतलब दे आर मिनरल्स, तो ये इसको बोला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। ठीक है, जहाँ पे लोहे का, जनरली लोहे का मिनरल का काम हुआ, तो वो चीज़ हम लोगों ने बोला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, भाई उसका मेन रोल क्या है, ठीक है। मैंने तुमको दो रोल बताए थे सर, या तो वो किसको देने वाला है, कंज्यूमर को एंड यूजर को डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रहा है, या फिर वो किसी दूसरी इंडस्ट्रीज को दे रहा है प्रोडक्ट अपना फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे भाई मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन ही लेते हैं, राइट। कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए तुम्हारा एक रॉ मटेरियल क्या आया, कॉटन आया, बट इस मटेरियल को इस मशीन पे बनाओगे तो मशीन खुद वाले ने बनाई है क्या, नहीं, वो ऑब्वियसली मशीन किसी और से लेकर आया है, तो आपने क्या करा, तो वो एक ऐसी, सर मतलब ये जो मशीन जो कॉटन वाली इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल में चाहिए हमको, तो इसको मान लो वीवर, जो भी वीविंग करने के लिए और XYZ कामों के लिए मशीन चाहिए, तो इसने मशीन यूज़ करी और मशीन से उसको शर्ट में कन्वर्ट करा, और ये शर्ट अब किसी तीसरा व्यक्ति उसको कंज्यूमर को दे रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस हुई। अब ये जो मशीन है ये भी खुद ने मैन्युफैक्चर करी क्या, नहीं सर, तो ये मैन्युफैक्चर किसी दूसरी, मतलब ये मशीन है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने करी होगी, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो जो इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, तो उसमें दो प्रकार की इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ सर। एक वो जो कि ये भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसने मिनरल मतलब आयरन वायरन लिया होगा, और इसने मतलब मिनरल इंडस्ट्रीज ये बनाया, इसने बोला इसके पास क्योंकि वहाँ से लगे, इसने रॉ मटेरियल इनका आयरन लिया, इसने मशीन मैन्युफैक्चर करी, और अब मशीन मैन्युफैक्चर करके दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई कर दी, राइट। इस इंडस्ट्री ने क्या करा, कॉटन लिया रॉ मटेरियल, उसको कंज्यूमर को सप्लाई करने के लिए बनाई। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। पहली इंडस्ट्रीज वाला बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज ही वो इंडस्ट्रीज होती है विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अनदर इंडस्ट्रीज कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज help in the development of another industries, for example जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब इंडस्ट्रीज का किसका पार्ट होगा, ये बेसिक इंडस्ट्रीज में आ गए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज के बाद कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, तो नाम से समझ में आया कि ये वो इंडस्ट्रीज है जो क्या कर रही है, डायरेक्टली प्रोडक्ट हम लोग को, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिनिश प्रोड्यूस गुड्स मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या मिल रहा है, जो कंज्यूमर को, जो मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज है विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर दी कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज,
ठीक है, जैसे हम लोग जो भी टूथ जो डायरेक्टली मार्केट में बिकने वाला भाई लोग, जो हम लोग चीज़ कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है, ये सब क्या है, क्या एग्जाम्पल हो गया, दैट इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। आगे मूव करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। भाई अगर कम कैपिटल रिक्वायर होगा तो मैंने तुमको एमएसएमई बताया था ना, माइक्रो मीडियम स्मॉल, ठीक है, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो भी होती है, स्मॉल भी होती है, मीडियम भी होती है, ये तो एक सेगमेंट हुआ, ठीक है। इसको अगर मैं मीडियम या माइक मतलब इसको मैं स्मॉल सेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है, तो या तो एक ये और इसके ऊपर कौन सी हो जाती है, लार्ज, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे वर्क करती है, कुछ इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे करती है। तो सर आपने किस बेसिस पे उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कंसीडर करा और किस बेसिस पे लार्ज स्केल में करा? तो ऐसी इंडस्ट्रीज देखो तुम्हारे पास है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो लेस देन 1 करोड़, ठीक है, लिखा होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस देन ₹1 करोड़। बहुत तेज भाग रहा है भाई ये लोग। ₹1 करोड़ इज नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे जनरली यहाँ पर क्या होता है, अच्छा 1 करोड़ से कम कैपिटल, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, जनरली यहाँ पर लेबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पर लेबर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर तुम बोलोगे तो सर यहाँ पर लिट का यूज़ होता है, लिट है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो यहाँ पर जनरली इस चीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट का भाई इतने की तो मशीन्स ही आ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, कम मशीन्स लाऊंगा, लेबर ज़्यादा रखूंगा। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूट मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, इस इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रमोट करे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। दूसरी आई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब जिसका कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर देन 1 करोड़ होगा, ठीक है, मोर देन 1 करोड़, उनको आपने लार्ज स्केल बोला। जैसे जो भी बड़ी बड़ी जितनी भी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज हुई, आयरन स्टील हुई, ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े कैपिटल के साथ हैवी मशीन्स है, इतना बड़ा ह्यूज प्लांट डाल रखा है इन्होंने, तो इतना बड़ा रिक्वायरमेंट तो बिकॉज क्योंकि इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसके लिए उनको बोला लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आगे मूव करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है, देखो जरा, ओनरशिप के बेसिस मतलब उसका मालिक कौन है। तो देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स। फर्स्ट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे इंडियन ऑयल, BHEL, ठीक है, कोल इंडिया, ये सब ONGC, ये सब क्या कॉमन हम लोग को देखने को मिलता है। ये वो है जैसे सील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, तो ये सब क्या है, ये दीज आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। कौन मालिक है इसका भैया, याद रखना, ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं पब्लिक के बाद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर नाम से समझ रहा है कि इसको ओन और ऑपरेट, मैनेज, कंट्रोल सब कौन करता होगा, प्राइवेट सेक्टर करता होगा, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो करते होंगे। रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब क्या है, गोदरेज, सब प्राइवेट कंपनीज है विच इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आगे बात करते हैं जॉइंट सेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है कि 2 सेक्टर जुड़ के यहाँ पर काम करना है, तो 2 सेक्टर कौन से डिस्कस करें, पब्लिक और प्राइवेट। तो ये ऐसा सेक्टर होगा जहां पर जॉइंटली रन बाय द गवर्नमेंट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पब्लिक भी इसके अंदर काम करने वाला है और प्राइवेट भी इसके अंदर काम करने वाला है। तो ये दोनों मिलके काम करेंगे। कुछ कुछ हो सकता है कुछ पार्टनरशिप कर ले, मतलब दोनों कुछ अग्रीमेंट सेट कर ले कि भाई हम लोग ये रेशो करेंगे, या कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दे और दोनों साथ में मिलकर करें। जैसे भाई मारुति सुजुकी बहुत कॉमन है, ठीक है, मारुति जो मारुति उद्योग है ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और सुजुकी बाहर की कंपनी, तो ये दोनों ने कोलैबोरेट करा, दोनों मिले और नए ब्रांड के साथ उतरे विच इज मारुति सुजुकी, जॉइंट वेंचर भी बोला जाता है। तो ये लोग मिलके अब नया काम स्टार्ट करें, तो इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इनका रेशो होगा, मान लो अगर 70-30 फॉर एन एग्जाम्पल 70-30 का रेशो है, तो 70% जिसका रेशो होगा, मान लो मारुति, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मारुति के पास 30% सेगमेंट है और 70% सेगमेंट मान लो सुजुकी के पास है, तो ये क्या सेगमेंट हुआ, ये लोग अपना अपना प्रॉफिट उस हिसाब पे शेयर कर लेंगे और कैपिटल भी उस बेसिस पे शेयर कर लेंगे। तो दैट इज जॉइंट सेक्टर। थर्ड सेक्टर इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर्स मतलब क्या होता है, ये संस्थाएं होती है। जनरली इनका क्या होता है, ये जो रहते हैं दे आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बट ये क्या करते हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दीज इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय दी प्रोड्यूसर्स और सप्लाई ऑफ ईदर रॉ मटेरियल। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्रो बेस्ड हो जाती है, ठीक है, एग्रो बेस्ड वाले क्या करेंगे, ये लोग एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, ठीक है, या क्योंकि बोले कि अभी सब 8-10 लोग मिलेंगे, 8-10 बड़े बड़े प्लेयर्स मिलेंगे, छोटे भी मिल सकते हैं, ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं,
ये लोग मिलके भाई एक एरिया में एक वेयर हाउस बना लिया, तो जिसके अंदर वो 8-10 लोग खुद अपना स्टोरेज कर लेंगे, जिससे फायदा क्या होगा उन लोग को भी, या गांव वालों ने कर लिया तो उन गांव वालों को वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ी क्या अमूल है, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो क्या कर रही है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। बहुत सारी हमारे इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमको देखने को मिलती है। जनरली ये तो पॉपुलर हो गई, कुछ ऐसी पॉपुलर जैसे गन्ने के मतलब जैसे शुगर केन होता है, राइट, तो शुगर केन के लिए बहुत सारी शुगर इंडस्ट्रीज वालों ने मिलकर कुछ बना लिया कि यहाँ से माल हमारे पास आएगा। ठीक है, जनरली अभी जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कुल्हड़ के अंदर चाय आती है ना, बहुत कॉमन हो गया, तो वो कुल्हड़ जो पॉटर्स जो रहते हैं वो लोग बनाते हैं, तो उन्होंने अपने साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल गई, तो उनको फायदा क्या मिलता है, उनको फायदा ऐसा मिलता है कि लोग ज्यादा दाम भी ले सकते हैं या एक साथ बल्क बाइंग, बल्क सेलिंग, ठीक है, इनके पास ऑर्डर्स भी ज्यादा आ जाते हैं, तो ये बेनिफिट मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो सबका डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। आया ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल गुड, जो भी भाई साहब फिनिश गुड्स हम लोग बना रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है उसके बेसिस पे दो आई सर हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी आ जाएगी लाइट इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये वो लोग जिसके अंदर नाम से समझ में आ रहा है कि सर इसका जो रॉ मटेरियल, इसका प्रोडक्ट भी बहुत हैवी होता होगा और इसका रॉ मटेरियल भी इसमें हैवी ही लगता है, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, ये सब क्या है, ये हैवी। भाई अब रेलवे लाइंस पे वो देखो कितनी सारी लाइन तो हैवी होती है ना, हल्की होती है नहीं, तो दे आर हैवी। तो जनरली ये क्या करते हैं, हैवी रॉ मटेरियल यूज करके हैवी गुड्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो दे प्रोड्यूस हैवी गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। आगे मूव करते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया, लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये हैवी गुड्स मैन्युफैक्चर, इसलिए उनका हैवी बोला। लाइट इंडस्ट्रीज मतलब क्या होगा, जिनका रॉ मटेरियल लाइट होगा और वो फाइनल प्रोडक्ट भी उनका लाइट होगा। तो दोज इंडस्ट्रीज विच यूज लाइट एज वेल लाइट एंड स्मॉल मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स आर नोन एज लाइट इंडस्ट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल टॉयज, इलेक्ट्रिसिटी, यूटेंसिल्स, ये सब कौन सी इंडस्ट्रीज है, लाइट, क्योंकि इनके पास टॉयज है, क्या होता है खिल जरा सकते, तो इनका रॉ मटेरियल भी हल्का रहता है और इनका फाइनल प्रोडक्ट भी हल्का होता है, तो दैट इज नोन एज हमारी भैया लाइट इंडस्ट्रीज। अगला क्या टॉपिक आता है, अब अभी तक देखो, अब हमने क्या करा, इंडस्ट्रीज के बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सब टाइप्स के देखे और उनके छोटे मोटे क्या क्या टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करें। अब हर इंडस्ट्री को डिटेल में देखो कैसे डिस्कस करते हैं। पहला आया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में, सर ये वो इंडस्ट्री थी जो क्या कर रही थी, जो कि रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही थी, डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से ले रही थी। ठीक है, तो इन्होंने बताया सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी। सबसे पहली ये याद रखना, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज ओपन इन 1854। 1854 में कहाँ पर ओपन हुई थी, ये लोग आप मुझे बताओगे। इट इज एन एग्रो बेस्ड एंड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, सबसे इंडिया के अंदर सबसे पुरानी यही है। इसके बाद बताया, देखो जैसे बता रहा था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1854 इन मुंबई, मुंबई में एस्टैब्लिश हुई थी। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर मेनली कंसंट्रेटेड इन इंडिया, वेयर इन महाराष्ट्र एंड गुजरात ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस। अब फेवरेबल क्या, कंडीशंस नहीं लगाया। अब क्या होता है भैया, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉटन है वो कहाँ पर होता है, ब्लैक सॉइल में उगता है। ब्लैक सॉइल जहाँ पर, या कॉटन सॉइल जहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशंस बनाएगी, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के अंदर, तो इन रीजन्स के अंदर ही क्या होती है, जनरली इनकी हम लोग को मिल्स देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल के वाले। ये इंडिया में इट इज प्रोड्यूस बाय दी 3 मेथड्स इन इंडिया। अब कौन कौन सी 3 मेथड्स देखो, एक तो मेथड होती होगी जिसके अंदर लेबर्स का यूज किया जाता है, मैंने तुमको बताया था लेबर इंटेंसिव टेक्निक के बारे में, ठीक है। दूसरी होती होगी शायद सेमी लेबर, मतलब जिसके अंदर सेमी ऑटोमेटिक, जिसको बोल दूं मैं सेमी ऑटोमेटिक, मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ लेबर्स भी लगते हैं और कुछ मशीन्स भी लगती होगी। और थर्ड कौन सी होती है, जो फुली ऑटोमेटिक होती होगी। तो फुली ऑटोमेटिक, ये 3 चीज़ है। तो हमारे पास भी 3 जनरल बेसिक, हम कुछ याद नहीं कर रहे, ये चीज़ याद रखना कि इसको तुम एज अ मतलब कुछ, अगर हम सिंपल से तो सुनो कि भाई क्या बता रहे हो, थ्योरी फॉर्मेट में मत पढ़ो, इंटरेस्ट बना के चलो। हम लोगों ने क्या समझा कि सर जनरली 3 प्रकार से इंडस्ट्रीज होती होगी, जो भी होती होगी। एक जिसके अंदर लेबर से काम करवाते हैं, तो दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन जिसमें यूज हुआ, जिसमें ज्यादातर लेबर्स का हम लोग यूज करते होंगे। दूसरी सेमी ऑटोमेटिक, जिसके अंदर ज्यादा लेबर्स नहीं यूज होते होंगे पर इसके अंदर मशीन्स का भी यूज होने लग जाता होगा। और तीसरी हो गई फुली ऑटोमेटिक। तो उसके हिसाब से हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज इन्होंने बताई। पहली बताई हैंडलूम। हैंडलूम मतलब क्या होता है, सिंपल, जिसको हम लोग हथकरघा बोलते हैं ना, वो जो जिसके अंदर हाथ से हम लोग यूज करते हैं। देखो इसका फोटोग्राफ भी कुछ इस तरीके से, ये इसके अंदर हाथ से इसके अंदर काम होता है, इंसान नहीं बताया बट हाँ इसके अंदर हाथ का यूज होता है। और इससे फिर
जो काम होता है, पूरे कपड़े वपड़े बनते हैं, धागे वागे बनते हैं, पूरा काम उससे होता है। पावर लूम्स, यहाँ हैंडलूम है, दूसरा पावर लूम है। पावर लूम में क्या होता होगा, कुछ मोटर्स होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज होता होगा, इट इज काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक। तो दूसरा आ गया हमारे पास पावर लूम। और तीसरी मतलब मिल्स हो गए, मिल्स मतलब फैक्ट्रीज जहां पर प्रॉपरली ऑटोमेटिकली काम होता होगा। इसके अंदर भी देखो दिख ही रहा है जैसे फोटोग्राफ्स के थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पर काम होता है। तो इट इज व्हाट कि इन तीन तरीके से हमारे इंडिया के अंदर कॉटन मिल्स आज भी है, मतलब आज भी हमारे यहाँ हैंडलूम बहुत, अभी तो एकदम रिसेंटली चलन स्टार्ट हो गया खादी के कपड़े पहनना है हैंडलूम वाले, तो ये बहुत पॉपुलरली अभी चल रहा है। ठीक है, तीन प्रकार के हम लोग की कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करी। हमारे इंडिया के अंदर बताया कि इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू मेनी कंट्रीज सच एज जापान, ठीक है, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर, इनके अलावा भी कुछ कंट्रीज है बट हाँ मेनली इन कंट्रीज के अंदर हमारा माल क्या होता है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे बात करी गई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व, अब क्या क्या प्रोसेस होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने देखो पूरी प्रोसेस बताई। ऐसा नहीं होता है कि कॉटन डायरेक्टली आया और उसके काम खत्म कर दिया। देखो उन्होंने क्या बताया, गिनिंग, स्पिनिंग, ठीक है, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग, फिर पैकेजिंग, और फिर बाद के अंदर क्या होता है, ये रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं और फिर हम लोग को कस्टमर तक जाता है। ये पूरी कॉटन, ऐसे हम लोगों ने डिस्कस करा था एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, किस तरीके से कॉटन की खेती हुई, फिर प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग हुई और आखिरी के अंदर पैकेजिंग करके हम लोग के पास एंड यूजर के पास पहुंची। फिर क्या बताया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। भाई साहब अब क्या परेशानी, ये देखो ये जनरल सिर्फ कॉटन, एग्जाम में अगर तुमसे ये याद करने का ट्रिक नहीं, सुनो एग्जाम में अगर सिर्फ कॉटन पूछे तो ऑब्वियसली तुम ये आंसर करोगे, और जनरल सेंस में भी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, वो यही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ही हैं। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, मतलब सबसे पहला मैंने इसको अगर मैं रॉ मटेरियल बोल दूं तो मेरे पास सबसे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं आएगा। मेरी बात समझना, जब मेरे पास रॉ मटेरियल क्वालिटी का नहीं आएगा तो जब मैंने क्या कहा था कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस ही मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे हम लोग, तो जब मेरे पास यही अच्छा नहीं आएगा तो क्या ये अच्छा बन पाएगा, ऑब्वियसली बात है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होना चाहिए। जो कॉटन इंडस्ट्रीज में कॉटन है तो हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है, मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। अभी जब हम लोगों ने इंडिया के बारे में डिस्कस करा था तो इंडिया के अंदर हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ रीजन्स मिले थे, लेकिन जो मेन, जब हमारा इंडिया पहले 2 टुकड़ों में बटा, फिर बाद में 3 टुकड़ों में, इधर भूटान चला गया, बांग्लादेश चला गया, इधर बांग्लादेश चला गया, इधर पाकिस्तान चला गया, तो इसके दोनों के हमारे जब ये विभाजन हुए, इन दोनों के कारण हम लोग का बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, पहला नुकसान हमको क्या बताया उन्होंने, जो मेजर एरिया था जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता था, उगाई होती थी, वो कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया। तो इसके कारण हम लोगों को, पहले तो जब ऐसा कुछ था नहीं, बट जब वहां पहुंच गया तो हमारा नुकसान देखने को मिला। ओल्ड मशीनरीज हमारे पास, ये क्या हो गया, मैं इसको बोल दूं इक्विपमेंट्स, ठीक है, या जो भी टूल्स मैं यूज करता हूं, तो मेरे पास, या टेक्नोलॉजी में अगर और बोल दूं उसको टू बी स्पेसिफिक, तो हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बोल दूं। ठीक है, चूंकि हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग जितना एक्सेस प्रोडक्शन कर सकते थे या जो हम लोग जितनी फिलर कैपेसिटी पे उसका यूज कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मशीन्स क्या है, खराब, पुरानी मशीन से, पुरानी मशीन ऑब्वियसली बात है। देखो एक बेसिक एग्जांपल, मेरे पास एक पुराना स्कूटर है और एक न्यू बाइक है, तो मुझे ज्यादा एवरेज कौन देने वाली है, ऑब्वियसली बात है ना सर, न्यू बाइक देने वाली। पुराना स्कूटर, इसको बार बार रिपेयर कराने में मेरा खर्चा चला जाएगा और आवाज भी खराब करेगा। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है सर, आपके पास नई गाड़ियां होगी तो आपके पास ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सेम ऐसा आपके पास क्या है, पुरानी मशीनरी। अब सिर्फ पुरानी मशीन क्यों नहीं खरीद सकते, तो आपकी दूसरी परेशानी हो जाएगी, आपके पास सर फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, है ना, आपके पास एडुक्वेट फाइनेंस नहीं होगा। चूंकि आपके पास एडुकेट फाइनेंस नहीं है, या फिर ऐसे कोई सोर्सेज, मतलब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बोल दूं, या कोई ऐसे जो कि सपोर्ट करने वाले नहीं मिल रहे, तो मेरे पास एक समस्या आ गई, तो फाइनेंस की एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरी, अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो इससे मशीन की तो प्रॉब्लम आ ही रही है, बट मैं मेरे बिजनेस को लार्ज स्केल पे नहीं ले जा पाऊंगा, स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा हूं तो उसी तरीके से करना पड़ा। तो ये तो एक प्रॉब्लम मैं मतलब फेस कर ही रहा हूं। इसके आगे बताए, पावर सप्लाई मेरे पास प्रॉपर नहीं आ रही। अब प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं होगी, जहां की हम लोग बात करते हैं, अगर मैं पावर लूम्स या फिर कॉटन मिल्स की बात करूं, या फिर जो जहां पर पूरा मशीन इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे मशीन चलती है, तो वहां पर तो मेरा नुकसान हो गया ना भाई। थोड़े दिन जनरली हम लोग भी देखते हैं क्या होता है, कॉलोनीज के अंदर पावर फेलियर हो जाता है, पावर कट ऑफ हो जाता है, जनरली रेनी सीजन के अंदर हमको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उस कारण से क्या हुआ, उस समय पे मेरा प्रोडक्शन तो सफर हुआ ना, प्रोडक्शन सफर होने के कारण मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसके बाद बताइए, देखो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मेरे पास
दो चीज देखो, तीन ये चीज बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना कि अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने तुमको 4 फैक्टर्स बताए थे। लैंड बोला था, लेबर बोला था, लैंड, लेबर, कैपिटल, और फिर बोला था एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स। अब जब तक इन चारों के मिलन नहीं होगा, जब तक ये चारों अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, मेरे पास क्या प्रॉब्लम। अगर मैं खेती कर रहा हूं, मेरे पास उपजाऊ जमीन नहीं मिली तो मेरा नुकसान। मेरे पास अगर क्वालिटी ऑफ लेबर नहीं मिला, मतलब प्रॉपरली ट्रेंड, ठीक है, वेल ट्रेंड, मैंने अपने एडुकेटेड होना चाहिए, जो भी मेरे को स्किल्स रिक्वायर्ड है प्रॉपर वो स्किल्स उसके पास होना चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो मेरे पास प्रॉब्लम, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल डेफिशिएंसी की एक प्रॉब्लम मैंने समझी। और अगर मेरे पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं हुई तो भी मेरे पास प्रॉब्लम है। तो ये 4 तो मेरे को एक कॉमन देखूं, अगर इंडस्ट्री में देखूं तो कॉमन ये 4 प्रॉब्लम्स मुझको देखने को मिल ही रही है। ठीक है, आगे क्या बताया, टफ कंपटीशन फ्रॉम दी सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखो क्या हुआ, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, चीप होते हैं। अब सर चीप प्लस ये वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, ठीक है, डिजाइनिंग ज्यादा हो पा रही है, तो क्या बोला, इनको ज्यादा कंपटीशन क्या, यही जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो इंडिगो वाला सिस्टम था, क्यों हुआ चंपारण मूवमेंट, क्यों, जब डिस्कस कर तो भैया ये सिंथेटिक फाइबर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। वो उसके अंदर इंडिगो की बात करें तो वहां पर सिंथेटिक कलर्स की बात चल रही थी, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स मार्केट के अंदर आ गए, जैसे नायलॉन हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, मार्केट में इसकी डिमांड गिर गई, इसकी डिमांड गिरी और इनकी डिमांड बढ़ गई। ये आते भी सस्ते थे और फायदा ज्यादा दे रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि ज्यादा कंपटीशन हम लोग को इसमें मिली, और इसके कारण कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया। फिर क्या प्रॉब्लम्स बताई, चलो यहां तक कि भाई साहब हमारी प्रॉब्लम्स ये वाली तो समझ में आ गई। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम जो मिसिंग थी वो हम लोगों ने डिस्कस करी, सर एडिक्वेट फाइनेंस की प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, यहां तक सी समझ में आई। आगे बात करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और उसकी प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास एक कॉटन टेक्सटाइल है वैसे ही जूट टेक्सटाइल हुई। अब जूट टेक्सटाइल के अंदर क्या बताया जरा देखते हैं। सबसे पहले बताया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट। रॉ जूट का हमारा इंडिया एकदम क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जूट से बने हुए जितने भी गुड्स हैं उसमें हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं एक्सपोर्ट करने के मामले में। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आया, बांग्लादेश आया। अब सर देखो मैंने तुमको बताया था ना, एक प्रॉब्लम किसके कारण हुई, पाकिस्तान के अंदर आधा पार्ट गया, तो जब पाकिस्तान में तुम्हारा कॉटन ने नुकसान मारा, और दूसरा नुकसान कौन मार के गया, तुम्हारा बांग्लादेश जब अलग हुआ। जब बांग्लादेश हुआ तो जितनी भी जूट रिलेटेड मील्स थी वो सब कहां थी, उस साइड, या जूट से रिलेटेड जहां पर भी फेवरेबल कंडीशंस थी वो उधर थी, तो ये कहां चला गए, इधर चला गया, इसीलिए हमारा नुकसान हो गया। अब भी हमारे पास क्या होता है जनरली वेस्ट बंगाल में, देखते आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन रिसरा, कोलकाता। कोलकाता के अंदर पहली जो जूट मिल है हमारे इंडिया में सेटअप हुई। इसके बारे में बताया, देयर आर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया इन 2010-11। ये और जो मेन मतलब एक चीज समझना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये 2011-12 का स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से 80 जूट मिल्स थी, और मेजरली जो इनमें से भी मेन थी वो कहां पर है, नियर हुगली रिवर्स इन दी वेस्ट बंगाल। मैं बता रहा था ना कि वेस्ट बंगाल का पार्ट, तो वही चीज बताई कि नियर, ये याद रखना कौन सा रिवर, हुगली रिवर कहां पर आता है, सर वेस्ट बंगाल में आता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है जो जूट के प्रोडक्शन के लिए होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे बताया जूट इज यूज फॉर मेकिंग रोप, बैग्स, कारपेट्स एंड मेनी थिंग्स। ठीक है, जनरली जूट बैग्स हमको देखने मिलते हैं, इवन बहुत ज्यादा कॉमनली डिमांड में किए जा रहे हैं जूट बैग्स। क्यों, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि से नो फॉर प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग्स को हटाने के लिए क्या उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने ढूंढा जूट के बैग्स का। तो ये मार्केट में डिमांड, जूट बैग्स, जूट से बहुत सारी चीजें। अगर हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े बैग्स आते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है एग्रीकल्चरल फूड को या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, तो उसमें जनरली क्या यूज होता है, ये जूट के बैग्स ही यूज होते हैं। आगे मूव करते हैं। जूट इंडस्ट्रीज आर फेसिंग वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम। हम लोगों ने कॉटन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पढ़ ली, ठीक है, मैंने तुमको कॉटन की प्रॉब्लम बताई और ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेगमेंट की प्रॉब्लम बताई। अब देखो उसमें से डिस्कस करते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम देख रही है। मेन जूट हमारे पास एरिया कहाँ है, देखो जैसे उसके अंदर मेन पाकिस्तान में चला गया, यहां पर कहां चला गया, बांग्लादेश में चला गया। अब हमारे पास सिर्फ लिमिटेड एरिया है जो कि भी नियर हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में। आगे बात करते हैं हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। भाई साहब जूट की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, ज्यादा आती है। अब अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइस ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा है तो फिर वहीं कंपटीशन मिल गई उसको सिंथेटिक फाइबर से। तो
चूंकि अब इसकी जहां, क्योंकि हम लोग क्या प्राइस सेंसिटिव लोग हैं भाई, जहां हमको चीज सस्ती मिल रही है हम लोग वहां चले जाएंगे, तो इसके कारण जब इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज्यादा आ रही है तो ये चीज महंगी मिलने वाली है ना। आगे बात करते हैं, डिक्लाइन डिमांड ऑफ जूट इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, हम लोग ये प्लास्टिक बैन इंडिया में कर रहे हैं, प्लास्टिक इंडिया के अंदर कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर ग्लोबल लेवल पे देखूं तो जूट की एसएच इतनी डिमांड नहीं जितनी पहले थी, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूट्स आ गए, सिंथेटिक्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, जूट की डिमांड कम हो गई। और देखो जो सबसे, मैं स्टार्टिंग से एक ही लाइन बोल रहा हूँ, सिंथेटिक फाइबर की जो सिंथेटिक फाइबर था उसने कॉटन की भी लगा दी और उसके बाद उसने जूट इंडस्ट्री को भी सफर करवा दिया। बात समझ में आई यहां तक? आगे मूव करते हैं। जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मेयर, देखो क्या ये ऑब्वियसली बताइए, हुगली रिवर के आसपास, वहां पर ही मेनली हमारे इंडिया के अंदर है। ये क्या 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 फेवरेबल कंडीशंस हम लोग को बताता है, जरा देख लो। सबसे पहले अगर देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया, सुनो। जूट जो तुम्हारी हुगली रिवर के आसपास क्यों मिलती है, क्योंकि सर सबसे पहला देखो, सबसे पहला वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर जहां पर हुगली रिवर के आसपास हो रहा था, सबसे पहला सर कोलकाता, वहां पर एक मेन एरिया मिल गया तुमको। ठीक है, कोलकाता एक सबसे अर्बन एरिया मिल गया जहां पर तुम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क मिल गया तुम्हारे को। ठीक है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेलवेज नेटवर्क मिल गया। रेलवे नेटवर्क मिलने के चक्कर में क्या हुआ, तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सकते हो। फिर जूट को पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या बोला सर, वहां पर आपको हुगली रिवर मिल तो गई, तो वहां पर हुगली रिवर के कारण उसको अच्छी पानी सप्लाई भी मिल गई। देखते हैं हमको आगे क्या क्या चीजें बताई। कोल फॉर एनर्जी इज ब्रॉट नियर बाय दी रायगंज कोल फील्ड, यानी कहते हैं कोल जो एनर्जी के लिए यूज होता है वो यहाँ पर रायगंज के कोल फील्ड में जाता है। आगे बात करते हैं, हुगली रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट, डिस्कस कर रहे थे। एनर्जी के लिए कोल दे दिया हमको, आसपास से कोल आ गया, रायगंज के देखो इन्होंने बताया रानीगंज वाले इलाके से कोल आ गया, रायगंज नहीं सॉरी रानीगंज, हाँ याद रखना, रानीगंज से तुम्हारे पास कोल आ गया जो एनर्जी के लिए आसपास। रॉ जूट को तुमको वेस्ट बंगाल के अंदर मिल गया। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या थी, और हुगली रिवर तुमको क्या दे दिया, पानी दे दिया। रेलवेज मिल गए, और रेलवेज मिलने के साथ क्या हुआ, वहां पर प्रॉपरली वेस्ट बंगाल का जो एरिया कोलकाता, वहां पर तुम रेलवे नेटवर्क के कारण तुम आराम से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस थी जूट के लिए। आगे बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री ये भी कहां से मिलेगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगी। शुगर आएगी कहां से भाई साहब, शुगर केन से आएगी। शुगर केन का प्रोडक्शन आराम से हम लोगों ने पढ़ा था। जरा देखो, इंडिया शुगर के लिए इंडिया ने बताया कि सेकंड वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर की पोजीशन पे हमारे पास कौन आती है, शुगर का प्रोडक्शन में इंडिया आता है। अर्लियर कहां पर होता था, यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द शुगर केन। ठीक है, क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए उन्होंने बताया कि यूपी और बिहार वाली जो एरियाज है वहां पर शुगर केन का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होता था। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वर लोकेटेड इन दीज टू स्टेट्स ओनली। ठीक है, पहले की बात करें, ठीक है, अर्लियर ये याद करना, ये अर्लियर लिखा है। अगर तुमसे अभी की बात पूछी जाए तो अभी तो महाराष्ट्र, कर्नाटक बहुत आराम से फैल चुका है। तो उन्होंने बताया ना, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र के फेवरेबल जहां पर भी शुगर की, यहाँ पर जो शुगर केन की फार्मिंग होने लगी है, कर्नाटका के अंदर होने लगी है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी अब शुगर मिल्स डेवलप होने लग गई है। फिर क्या बताया, पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हायर इन द सदर्न एरिया। सदर्न एरिया के अंदर शुगर का प्रोडक्शन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इवन ब्लैक सॉइल इज क्वाइट फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए सर ब्लैक सॉइल किस किस के लिए फेवरेबल है, तो ब्लैक सॉइल सबसे पहला सर कॉटन के लिए, और दूसरा कॉटन के बाद शुगर केन के लिए। तो शुगर केन के लिए भी वाली क्या होती है, फेवरेबल होती है। आगे क्या बताया, सुक्रोस जो मेन रहता है, जो क्या करता है, देखो शुगर केन के अंदर क्या आता है, उन्होंने बताया शुगर केन इज हायर इन दी महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। उन्होंने क्या बताया, देखो जो शुगर केन है वहां किसके, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, उसमें सुक्रोज की कंटेंट ज्यादा पाई जाती है। इट मींस मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस विद लेस शुगर केन। तो ये जो सुक्रोज है कंटेंट जो उसमें डाल रहा है, जो जिससे एक्चुअली में मेरे को शुगर की ज्यादा क्वांटिटी मिलने वाली है, वो कहां पर, कहां वाले एरिया में मेरे को ज्यादा मिल रहा है सर, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में आपको ज्यादा मिल रहा है। आगे बात करते हैं, मिल्स एंड मशीन्स आर द न्यू। बट देखो हम लोगों ने चीज डिस्कस करी थी, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो मेरे पास, तुम लोग ही कॉमन सोचो, इफ आई हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या होगा सर, आउटकम विल बी मोर प्रोडक्टिविटी, या मैं बोल सकता हूँ हायर प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर जो ओल्ड मशीन्स है।
ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि जो अभी पहले के ज़माने में वहाँ थी, अब शिफ्ट कहाँ हो रही है, तो जहाँ शिफ्ट हो रही है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है सर नई मशीन्स होगी। तो चूंकि वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है, न्यू मशीन्स, उन्होंने यही बताया ना सदर्न स्टेट्स, तो न्यू और मॉडर्न मशीन्स आ रहा है, जिसके कारण क्या हुआ सर, प्रोडक्टिविटी वहाँ पर इंक्रीज हो गई। आगे बात करते हैं क्रशिंग सीजन, शुगर केन इज लॉन्गर इन दी स्टेट्स। भाई साहब क्रशिंग सीजन जो होता है, देखो शुगर केन इट इज, हमको पता है सर शुगर केन ये एग्रीकल्चर, हम लोग इसीलिए तो एग्रो बेस में पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर से, तो इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, यहाँ पर खेती के अंदर जनरली ज्यादा समय लग रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई साहब यहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर हम लोग को ज्यादा टाइम मिल जाता है, इज लॉन्गर इन, तो उसके कारण फायदा स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है। क्यों बता रहे हैं कि भाई क्यों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्यों सदर्न स्टेट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये उसके बेनिफिट्स है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स भी बहुत सारी सक्सेसफुली, कोऑपरेटिव मैंने अच्छे से समझाया था भाई साहब, जो संस्था वगैरह रहती है जो कि वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं आसपास ग्रुप्स में, तो बहुत सारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स भी कहाँ पर है, सदर्न स्टेट्स के अंदर सक्सेसफुली वहां पर काम कर रही है। ये देखो कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया शुगर केन का काम, मतलब शुगर का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खत्म, शुगर इंडस्ट्रीज की बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। जनरली देखो ये चीज याद रखना, अगर तुमसे एग्जाम में किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है तो देयर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स। हम लोगों ने जूट की पढ़ी, कॉटन की पढ़ी, और अगर शुगर की भी आ जाए तो भाई साहब सबसे बड़ी परेशानी क्या है शुगर केन के लिए, कि सर ये एग्रीकल्चरल क्रॉप पे तो इसका टाइम ज्यादा है। अगर ये सीजनल क्रॉप बोला मैंने सर, अगर ये सीजनल बोला तो क्या होगा, मेरे पास एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास जो मशीन, जो मतलब मिल वाले हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग, उनके पास इतना रॉ मटेरियल नहीं होगा। अब अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं। तो सबसे बड़ी परेशानी उनको यही देखने को मिलती है। इसीलिए क्या कर रहे हैं वो लोग, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहां पर हम लोग को ज्यादा बेनिफिट और ज्यादा आउटकम देखने को मिले। नाउ इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन मिनरल्स, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सबसे पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या परेशानियां देखने को मिल रही है भैया, देखेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री को भी और उसकी परेशानियों को भी। दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्री। अब बताओ उसको बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, कॉमन इक्वेशन है, क्योंकि सर ये वो इंडस्ट्री है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को फॉर देयर फर्दर प्रोडक्शन। तो उन्होंने बताया प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन टूल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनी थिंग्स मोर, ठीक है। मुझे मशीन भी बनाना है, देखो मशीन एंड मशीन टूल्स भी बोल दो तो कोई बुरा नहीं है। मशीन भी मुझको कैसे बनने वाली है, इन्हीं चीज से बननी है, और मशीन के टूल्स भी इनसे बनने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि ये इसीलिए इसको कौन सी इंडस्ट्री बोली, बेसिक इंडस्ट्री बोली। इन्होंने ये बताया कि इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर इन जमशेदपुर, पता है ना जमशेदपुर का सबको, एकदम टिस्को, जमशेदपुर, दुर्गापुर, ठीक है, भिलाई, और दूसरे पार्ट्स के अंदर भी हमारे इंडिया के अंदर ये चीज है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन नेम्स आर गिवन हियर। आगे बात करते हैं, मेनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं। यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज आयरन, क्या करते हैं, स्टील स्क्रैप और स्पंज आयरन को यूज करते हैं। दे ऑल्सो हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इनगॉट्स एज वेल, मतलब क्या करते हैं भाई साहब, ये री रोलर्स का भी यूज करते हैं। दे ऑल्सो दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील एज गिवन स्पेसिफिकेशन, जो भी उनके पास स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ये भी चीज वो प्रोड्यूस करते हैं। आगे मूव करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में दूसरी क्या है हमारे पास, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एवरी ईयर। सोचो कितना खतरनाक, 33 मिलियन टन्स का स्टील हमारे इवन कितने बताया, इवन दो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज वेरी लो विच इज 32 kg। देखो क्या बताया इंडिया ने, इंडिया अगर मैं देखूं तो 33 मिलियन टन्स का जो स्टील है वो प्रोड्यूस करती है, परंतु अगर पर कैपिटा कंजम्पशन देखो तो इट इज वेरी लो, अबाउट 32 kg ही आता है। इट इज लो बिकॉज इंडिया हैज लो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। समझ आ रही है बात कि नहीं, देखो सुनो, हमारे इंडिया के अंदर लो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज भी कम है, इसीलिए तुम लोग समझ रहे हैं कि भाई साहब हमको इंडस्ट्रीज को फोकस करना है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मुझे करना है, अगर ये होगा तो ये मेरी इकोनॉमी के लिए बैकबोन है सर, ऐसे उसके लिए काम करेगा, अगर यही टूट गई तो मेरी इकोनॉमी सफर करेगी। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि इसे कैसे भी स्ट्रॉन्ग किया जाए।
इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर वो नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है, हम लोग सफर कर रहे हैं और ये इतना लो आया। टुडे स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया के अंदर स्टील इंडस्ट्रीज फेस कर रही है। क्या क्या परेशानी आई है भैया, देखिए सबसे पहली कॉमन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आगे देखते हैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ, ये जो भी मेरे को कोल की जरूरत है, कुकिंग कोल, तो इसकी मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, ठीक है, ये भी एज अ रॉ, मतलब मेरे को एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल, मतलब ऐसा समझ ही लूँ मैं एक प्रकार से मेरे लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है, बट वो प्रॉब्लम है, वो नहीं मिल पा रहा है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्रॉब्लम, फिर एनर्जी की ये आएगा कोल की परेशानी, तो उसके बारे में बताया कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, इवन कोल के कारण भी और इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी। फिर आगे बात करते हैं रॉ मटेरियल्स आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया, मतलब इसका सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया मतलब हर जगह नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ एरियाज के अंदर ही इसका रॉ मटेरियल हमारे पास मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी आएगी, इवन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, परेशानी देखो कुछ तो सिलेक्टिव एरियाज के अंदर ही है। उसके बाद मेरी दूसरी परेशानी ट्रांसपोर्ट की, एक तो कम एरिया में बोला सर आपने, ये पहली परेशानी, दूसरी जब उसका ट्रांसपोर्ट, तो उससे जगह से मेरे को दूसरे एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो भी मेरी, क्योंकि मेरे पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां परेशानी दे रहा है, इसके कारण क्या होगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा भाई, मेरे नुकसान ही देखने को मिलेगा ना। तो इस कारण से बताया कि ये इंडस्ट्रीज इतनी सारी प्रॉब्लम सफर कर रही है। ये आयरन और स्टील प्लांट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत फोटोग्राफ्स है। देखो भैया आयरन स्टील प्लांट के बारे में क्या बताया, देखो एक बेसिक सी चीज समझना, सॉरी हाँ चलो आ जाते हैं इससे, एक बेसिक सी चीज समझना कि अंटिल 1950s, ठीक है, 1950s तक होता क्या था कि इंडिया एंड चाइना ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल तक का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, लेकिन भैया उसके बाद तो क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चाइना बहुत आगे निकल गया और हम लोग कहीं बहुत पीछे तो नहीं, लेकिन हाँ उससे पीछे रह गए। उन्होंने ये बताया कि नाउ द चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चलो चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। इसका फायदा क्या हुआ चाइना को, देखो चाइना की ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं, चाइना खुद स्टील वहां पर आयरन स्टील का खुद प्रोडक्शन करता है, जितनी भी मशीनरीज हो गई अब वो उसके खुद ही मैन्युफैक्चर हो रही है, और उसके कारण वहां के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ उसके कारण क्या, मतलब उसके कारण नहीं, लेकिन अगर हम हमारा कंपैरिजन करें इंडिया का, तो इंडिया क्या कर रहा है, प्रोड्यूस तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन नहीं कर पा रहा है। इवन देखो इन्होंने ये बताया कि 2004 में 2004 इंडिया स्टील का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, जो कि वर्ल्ड के ग्लोबल स्टील का अराउंड 2.25% था। तो ये कितना बड़ा स्टैटिस्टिक है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड का इतना परसेंट दिख भले, लेकिन मेजॉरिटी एक कंट्री से इतना आना इट इज गुड, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोग एक्सपोर्टर बन चुके हैं, हम लोगों ने उसका सेल्फ कंजम्पशन नहीं किया। अगर हम सेल्फ कंजम्पशन बढ़ाते तो हो सकता है हम लोग भी आज चाइना के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल चुके होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं, ये बताया कि कहां पर देखो इंडिया चाइना आ गया, कि इंडिया के बारे में मैप बताया, जमशेदपुर कहां कहां पर देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भिलाई और ये सारी चीजें इसके बारे में बताया यहाँ पे कि कहां कहां पे प्लांट्स हैं। आगे है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम के बारे में जरा समझते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में क्या बताया, इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटल इंडस्ट्री। भैया इंडिया के अंदर मेटल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे हमारे पास पॉपुलर इंडस्ट्री एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या बताया, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होता है, इट इज बल्की डार्क रेडिश रॉक नोन एज बक्साइट। बक्साइट इसके अंदर यूज होता है, जो कि कैसा दिखता है, इट इज बल्की, ठीक है, डार्क रेडिश कलर का पत्थर होता है, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला बक्साइट। आगे बताया इट इज लाइट, लाइट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, सबसे बड़ा इसका फैक्टर होता है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसके कारण देखो क्या क्या फैक्टर्स बताए, हल्का हुआ, कोरोजन रेजिस्टेंट हुआ, प्लस गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ, प्लस ये मैलिएबल, मतलब क्या होता है, लचीला होता है, राइट। तो उसके कारण फायदा क्या हो, ये बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज होने लगा। आगे बात करते हैं, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन मिक्स्ड विद, मतलब है हल्का ये सारी चीजें, लेकिन जब इसको कुछ दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स कर देते तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हम लोग को देता है। आगे बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की।
केमिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो पॉपुलर चीज हमको देखने को मिलती है, उन्होंने देखो पहले चीज हमने सीमेंट वगैरह जितने भी केमिकल्स आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, उसके बाद फर्टिलाइजर, सब चीज के बाद देखो जरा, केमिकल इंडस्ट्री ने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 3% एनुअल जीडीपी का कौन सी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे पास, केमिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है। और इन टर्म्स ऑफ साइज इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया, एशिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अगर इंडस्ट्री देखें तो ये है, एंड 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, एशिया के अंदर थर्ड नंबर पे और वर्ल्ड में 12th नंबर पे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री, ये क्या हुए हैं, बहुत रैपिडली ग्रो हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या कहता है, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, और ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। आगे मूव करते हैं, ये इंडस्ट्री के केमिकल इंडस्ट्री का कुछ फोटोग्राफ्स हैं। समझते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने क्या बताया, फर्टिलाइजर इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजन। देख भाई क्या होता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की बात करते हैं, नाइट्रोजन जिसके अंदर फर्टिलाइजर होते हैं। देयर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजीनियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतनी, इससे भी ज्यादा है बट इतनी इन्होंने स्टैटिस्टिकली डेटा दिया है। आगे मूव करते हैं, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। ये देखो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज का क्या मेन चीज बताया कि इसके अंदर वेराइटीज ऑफ जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स है वो मिलने वाले हैं। देखो क्या क्या हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, एक तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट का, तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स, और इनके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। इसके कारण फायदा क्या मिल रहा है कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर पाते हैं। इन्होंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के पास क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश, ये तीन चीज होती है, जिसके चक्कर में क्या होता है, ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, मतलब फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बनते हैं। उन्होंने बताया पोटैश इज एंटायरली इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है, ये पूरा इंपोर्ट किया जाता है ना हमारे, बिकॉज इंडिया के अंदर ऐसा है कोई रिजर्व है ही नहीं कमर्शियल वायबल पोटैश का या पोटेशियम कंपाउंड्स का, तो ये एंटायरली हम क्या करते हैं, इट इज इंपोर्टेड ओनली। आगे बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री ने क्या बताया, सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड जिप्सम। ये चीजें हम इसके अंदर सीमेंट क्या होती है, आप बहुत अच्छे से पता है, बिल्डिंग बनाना, पत्थर जो पत्थरों को चिपकाना, ईंट को चिपकाना, उसके लिए सीमेंट यूज करते हैं, और सीमेंट के अंदर ये चीजें होती है। पहला जो सीमेंट प्लांट था इट वाज सेट अप इन चेन्नई 1904। ये कुछ इस तरीके से प्लांट्स होते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया कि देयर आर मेनी सीमेंट प्लांट्स लोकेटेड इन गुजरात बिकॉज़ प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स। क्या होता है, ये पोर्ट्स के नजदीक है, इस कारण से यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब मेजॉरिटी, ठीक है, वैरायटी मतलब हम कमी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम, लेकिन हाँ मेजॉरिटी जो है वहां देखने को मिलेंगे। देयर आर 128 लार्ज एंड 323 मिनी पोर्ट जो सीमेंट प्लांट्स है हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो मेजॉरिटी है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, जनरली गुजरात में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989। सर ये डी कंट्रोल ऑफ प्राइस क्या हुआ, देखो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या होगा प्रोडक्शन, मतलब प्राइसेस क्या होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, सारी चीजें। तो जब से डी कंट्रोल ऑफ प्राइस मतलब जो इसका प्राइस है वो किसके हाथ में हो गया, अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो गया। जब से इसका प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, प्राइवेट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद ही इसकी प्राइसिंग रख रहा है। तो जब से ऐसा हुआ और इसकी पॉलिसीज, मतलब जब हम लोगों ने देखो 1991 में, 1989 पहले इसका करा, 1991 में मैं तुमको बहुत बार समझाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो इसके कारण बहुत, जब पूरा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन, वैरायटीज ऑफ रिफॉर्म्स आए, तो उसके चक्कर में सीमेंट इंडस्ट्री ने भी बहुत रैपिडली ग्रोथ दिखाई इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, सब के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, भाई साहब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। इसके अंदर सबसे बड़ा एक जॉइंट वेंचर जो हम लोग देखते हैं मारुति सुजुकी का देखने को मिलता है, ठीक है। टाटा मोटर्स हमारे इंडिया के अंदर, टाटा मोटर्स ने अभी देख लोगे ना रिसेंटली जैगुआर, लैंड रोवर, बड़ी बड़ी कंपनीज को उन्होंने खरीद लिया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड वैरायटीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, आफ्टर लिबरलाइजेशन मेनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सेट अप देयर बेसिस इन इंडिया। ये इंडियन कंपनीज थी और भी बहुत सारी हैं। At present there are 15 manufacturers of cars and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles and 14 of 2 and 3 wheelers। ये इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। मैं तो सिर्फ 3 बताया, बड़े बड़े नाम, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे इंडिया के अंदर जिनके प्लांट्स मौजूद हैं। आगे मूव करते हैं दिल्ली।
गुड़गांव, गुरुग्राम बोल रहे हैं इसको, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। चानन एंड पंतना नगर जो भी है, यहाँ पर हम लोग को क्या होता है, सारी चीजें देखने को मिलती है। आगे मूव करते हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई। सर एफडीआई क्या होता है, पता है ना एफडीआई? चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एफडीआई मतलब जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंपनीज होती है वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी रिसेंटली टेस्ला का बहुत कॉमन चल रहा है, टेस्ला इन्वेस्ट करने वाली है, ऐसा सुनने में आया। देखते हैं क्या मीटिंग्स होती है, देखते होंगे तुम लोग भी, न्यूज में एक्टिव रहता हूँ। आगे बात करें एफडीआई ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, इंडिया ने बहुत खतरनाक कंट्रीब्यूट करके रखा है इस सेक्टर के अंदर। स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफिक इस सेक्टर में कितनी सारी, Hyundai देख लो, ठीक है, किया देख लो, फिर तुम लोग Hyundai किया तो कॉमन, ठीक है, होंडा देख लेते हैं हम लोग। ये सब क्या है, ये सब फॉरेन कंपनीज है, ये सब हमारे इंडिया के अंदर आ रही है। तो उन्होंने कहता है इस सेक्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा, और इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती है, इसके पार्ट्स की होती है, वहां पर भी मेजर कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिला है फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। इवन कुछ कुछ कार्स, टोयोटा की कार्स तो बोलते हैं 12 मिनट 15 मिनट के अंदर ही, इतनी कम मैन्युफैक्चरिंग टाइम में इतना फटाफट ऑटोमेटिक वहां पर प्लांट है। सोचो 15 मिनट 20 मिनट में कार वहां पर रेडी होकर बाहर आ जाती है। तो ये सब चीजें हम लोग इंडिया में देखने को मिलती है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आई है। आगे मूव करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दैट इज आईटी, जो ग्रोथ कर रहा है सबसे ज्यादा फायदे में कौन सा चल रहा है अभी, आईटी चल रहा है। क्या पता है आईटी इंडस्ट्री के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, अभी तो ईवी भी बहुत चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने क्या बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, बेंगलोर को हम लोग इसका हब मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल या आईटी कैपिटल के बारे में कोई जानने वाली वो सिटी है, दैट इज बेंगलोर। सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स हमको बेंगलोर में ही देखने को मिलेंगे। आगे बात करें बेंगलोर, फिर पुणे, वैसे चलते आते हैं। बाय 2021, मतलब 2021 तो अभी का स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने उसके पहले का 10 साल पहले का, बाय 2010-11 हमारे इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जिसको हम लोग आईटी पार्क्स भी बोलते हैं, हमारे इंडिया के अंदर कितने आईटी पार्क्स है, अक्रॉस 46 लोकेशंस के अंदर आईटी पार्क्स इंडिया के अंदर मौजूद है। जिसके पहले स्टेट में नाम पड़ता है गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर, चेन्नई, यहाँ पर भी सब जगह हमारे पास क्या आईटी पार्क्स जनरली मौजूद है। Because of the fast growth and the business process outsourcing, BPO segment, ठीक है, दो प्रकार के सेगमेंट होते हैं आउटसोर्सिंग के लिए, BPOs एंड KPOs। तो BPO सेगमेंट के अंदर क्या हो रहा है सबसे ज्यादा, ये BPO इनके अंदर क्या लगता है, सिंपल सीधे कॉल सेंटर वाला सेगमेंट, क्या आईटी सेगमेंट। इवन आजकल क्या होता है, सारे सेगमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि मेजर फॉरेन एक्सचेंज लाने का सोर्स अमेज़न के कॉल सेंटर पे फोन लगाते थे इंदौर में, मतलब अगर जैसे एग्जांपल मैं इंदौर में हूँ, तो अगर अमेज़न वाले को फोन लगाना है तो वो कहाँ लगेगा, डायरेक्ट यूएसए लग रहा है क्या, नहीं, इंडिया के अंदर ही लग रहा है। इंडिया के अंदर कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो अब क्या होगा भाई, इतने सारे लोगों को वो हायर करते हैं क्या अमेज़न वाले, नहीं, उन्होंने क्या करा, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर लिया उन्होंने, कॉल सेंटर्स को हायर कर लिया, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इनके बेसिन यहाँ पर सब काम यहाँ पर करेंगे, और उनको उनकी जो दूसरी एक्टिविटीज थी, ठीक है, जो उनकी नॉन कोर एक्टिविटी थी, उसको इन्होंने यहाँ पर आउटसोर्स कर लिया। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बहुत रैपिडली इंक्रीज होने लग गया इन दी आईटी सेगमेंट। ये उन्होंने बताया कुछ आईटी सेगमेंट में क्या हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल, ये हम लोग ने सारी टाइप्स की इंडस्ट्रीज अच्छे से डिस्कस करी। अब एक मेजर प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिलती है, दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। क्यों हमारे इंडिया के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन के बारे में तो बहुत अच्छे से पता था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड, इसको हम लोग सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब समझो जरा पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के कारण क्यों रहा है। देखो जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो क्या होता है, या तो हवा के बाहर, हवा के थ्रू ऊपर चले जाता है, जितना भी गैसियस वेस्ट हुआ, प्लस जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो इतनी तरीके से, इतना गंदी तरीके से खराब हो चुका है कि बाद में उसको यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एसिडिक वाटर होता है, तो उसको क्या करते हैं, नियर बाय वाटर सप्लाई बॉडी जो भी होता है वहां पर ये चला जाता है। इसके कारण क्या हुआ, अब जरा देखना, इसके कारण तो तुमने क्या करा, पहले तो एयर पोल्यूशन करा, आगे समझो, फैक्ट्रीज में मशीन चलती तो आवाज भी करती है, ऑब्वियसली बात है। तो फैक्ट्रीज के कारण तुम्हारी मशीन ने नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करा। नॉइज पोल्यूशन के बाद ये दोनों देखो कैसे रिलेटेड है,
वाटर पोल्यूशन, जो नियर बाय वाटर सप्लाई आपने डाल दिया पानी वहां पर छोड़ दिया, अब वही पानी के कारण क्या होता है, सर एक चीज और बताई नहीं, वाटर पोल्यूशन के अंदर वहां की मरीन और एक्वेटिक लाइफ जो है वो खराब हो रही है, प्लस वही पानी आसपास के गांव के अंदर जाएगा, तो उसके गांव के अंदर जाएगा तो लोग खेती के पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो सॉइल डिग्रेड भी होगा। तो उन्होंने यही चीज बताई कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन कर रहा है, इंडस्ट्रीज के कारण कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ इंडस्ट्रियल हब्स बना दी, कुछ इंडस्ट्रियल लोकेशंस बना दी कि भाई साहब ये स्पेशल जोन्स है, दैट इज नोन एज एसईजेड, ठीक है, दीज आर सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज रहेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, तो उसके चक्कर में एक ही सेगमेंट के अंदर जितना भी, और उसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी कि इतने लेवल तक आप कर सकते हो, ताकि क्या हो, पूरी इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री के अंदर पूरा एनवायरनमेंट जो है वो खराब ना हो। जरा डिस्कस करते हैं आगे। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ, क्या क्या बताया, CO, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई कार्बन CO2 नहीं रहा दादा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी, ये जो गैसेस अंदर से इमिट हो रही है उसके कारण, फिर क्या जितनी भी चिमनीज होती है वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। ये पॉइंट बताना था सबसे इंपॉर्टेंट। आगे बात बताए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसके कारण भैया ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है, हमको अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के कारण आती है उससे हम लोग प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो ये भी किसके कारण हो रहा है, ये सब फैक्ट्रीज के कारण हो रहा है। और CFC का तो पता ही है हम लोगों को, रेफ्रिजरेटर एसी उस चीज के कारण हुआ। आगे बात करते हैं हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेटेड बाय द रनिंग मशीन्स, इसके कारण क्या होता है, ड्रिलिंग हो रही है वहां पर, अलग पंखे चल रहे हैं और भी जितनी सारी मशीन चलती है, क्योंकि बहुत हीट क्रिएट करती है, वो हीट क्रिएट करती तो ऑब्वियसली बात है वहां पर क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े फैंस लगाना पड़ते हैं, जो क्या करते हैं, आवाज करते हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हुआ। फिर आगे बात करते हैं माइनिंग एक्टिविटी, और हाँ भाई साहब लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण हुआ। मैं तो तुमको एक एग्जांपल दिया था कि भाई वो एग्रीकल्चरल की यूज कर रहे हैं, पर वहां पर जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज होती है इसके चक्कर में भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो उसके चक्कर के अंदर क्या किया जा रहा है, हमारा जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है या फिर जो माइनिंग कर रहे हैं, ओवर माइनिंग, ठीक है, इसके कारण भी क्या हो रहा है, हमारे पास लैंड डिग्रेड हो रहा है। इसके कारण इन्होंने एक भी बताया, सॉइल इरोजन और वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिलती है ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज। आगे बात करते हैं डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पॉल्यूट्स द वाटर, एंड वाटर पॉल्यूट होने के कारण वहां के नियर बाय जो वाटर सप्लाई मतलब जो भी प्रॉब्लम हमको एक्वेटिक लाइफ में देखने मिलती है, वो एग्रीकल्चर वाली प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। उन्होंने बताया देखो कुछ कुछ चीजें। पहला, इंडस्ट्रियल एक प्रॉपर एरियाज में प्रॉपर प्लानिंग करके हो, प्रॉपर डिजाइनिंग करके, जैसे मैं तुमको बताया था गवर्नमेंट से एक्शन लेके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में डिस्कस किया था। क्वालिटी ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल, ऑयल यूज कर लो कोल के बजाय। आगे मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज कर लिया जाए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के कारण क्या होगा, पोल्यूशन कम, वेस्ट कम, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो उसके कारण बताया कि इसमें फिल्टर्स यूज करो जो हार्मफुल मटेरियल्स को ऑलरेडी वहां से क्या करें, हटा दे। फिर आगे बात करते हैं लैंड फिलिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड। लैंड फिलिंग मेथड्स क्या होती है भाई, अगर देखो जैसे फोटोग्राफ, भाई यहाँ पर मैं यहाँ पर खेत नुकसान कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कैसे भी करके लैंड को वापस फिल कर दिया जाए। इसके चक्कर में क्या होता है, प्रॉपर मेरे जो वेस्ट को डंप करने के लिए मुझे यूज कर रहा हूँ, तो बेटर मैं लैंड डिग्रेड होने से बचा लूंगा, प्लस ज्यादा से वो RRR रिड्यूस रिसाइकल ये वाले सीन को मैं ध्यान पे ज्यादा कर रिप्लेस इन सेगमेंट पे ध्यान दूंगा, तो भी ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, पोल्यूशन होने से बचा सकता हूँ। फिर आगे बात करते हैं पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन क्रिएट जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट करती है उनको सिटीज और टाउन से ज्यादातर दूर ही बनाया जाए। दूर बनाया जाएगा तो एटलीस्ट क्या होगा कि भाई जहां, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है, शहरों के अंदर या गांव में जो लोग रहते हैं सिटीज और टाउन्स के अंदर, इन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हमको फेस करता है। एक तरफ ये डेवलपमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ ये हेल्थ के लिए भी नुकसान दे रहा है, इसीलिए उन्होंने बताया कि इसको ज्यादा से ज्यादा दूर बनाया जाए। Even NTPC is a major power providing corporation in India. The corporation has proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gases and fuels in place of where it is setting up the power plant. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनटीपीसी, ये क्या करती है, उन्होंने ये चीज बताई कि ये ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करती है, जिसके कारण क्या मतलब जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट और रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करी थैंक यू की, मतलब थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।